Good morning, student. Welcome to online classes. I am Archana Vadia from Mekasuta College, Zoology Department. अभी आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है पर्यावरण तथा जीव जंतु से मिलकर बना हुआ है। ये अब जीव जंतुओं के चारों ओर के वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम एजी टॉन्सले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में किया था। अब सर्वप्रथम हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें ओडम के अनुसार ओडम ने 1963 में यह परिभाषा दी थी, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई है, जिसमें जैविक समुदाय तथा अजैविक वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों का निरंतर प्रवाह करते हैं और यह तंत्र को निरंतर गतिशील बनाए रखते हैं। परिभाषा के अनुसार सर्वप्रथम एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक वातावरण के बारे में देखते हैं। अजैविक वातावरण अपने चारों ओर के वातावरण में प्रकाश, जल, गैसें तथा मिनरल्स होते हैं जो जीव से संबंध स्थापित करते हैं। ये जो प्रकाश है वो सूर्य से प्राप्त होता है, जल जो है जल मंडल में होता है, गैसें जो होती हैं वो वायुमंडल में होती हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो भूमि मंडल में होते हैं। इस प्रकार से अब इनका जैविक समुदाय से कैसा संबंध बनता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि जैविक समुदाय क्या होते हैं। ये जैविक समुदाय या बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं। फर्स्ट है उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर। सेकंड है उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर्स और तीसरा है अपघटनकर्ता अर्थात डीकम्पोजर्स। इस प्रकार जैविक समुदाय को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। अब देखते हैं कि जैविक और अजैविक में कैसे ये संबंध स्थापित होता है। अजैविक वातावरण और जैविक समुदाय को आपस में संबंध जानने के लिए सर्वप्रथम ये देखते हैं कि सूर्य जो होता है वो अपने प्रकाश को पौधों में डालता है और यहाँ से जलमंडल से जल की प्राप्ति होती है, जलमंडल से जल की प्राप्ति होती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से CO2 प्लस H2O इजिकल टू सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज। अतः वातावरण जो है वो एक बीज को पेड़ बनने के लिए उत्तरदायी होता है। भूमि मंडल में बहुत से मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स
जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि जरूरी मिनरल्स जो बीज होते हैं वो भूमिमंडल से प्राप्त करते हैं और वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं, जलमंडल से जल प्राप्त करते हैं, वाटर प्राप्त करते हैं और एक ये प्लांट बना लेते हैं। इन प्लांट का भक्षण करने वाले प्रोड्यूसर होते हैं। ये जो प्रोड्यूसर है जैविक समुदाय का फर्स्ट प्रोड्यूसर, ये शाकाहारी होते हैं, और जब ये प्रोड्यूसर पेड़ पौधों का या हरी घास वगैरह का भक्षण कर लेते हैं तो प्रोड्यूसर का भक्षण करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये कंज्यूमर्स जो होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ये 3 कैटेगरी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। ये तीनों प्रकार के कंज्यूमर्स जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और ये फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होता है प्रोड्यूसर का भक्षण करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स का भक्षण करता है और टर्सरी कंज्यूमर्स जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भक्षण करता है। इस प्रकार यह खाने का जो खाद्य श्रृंखला है इनकी फूड चेन ये चलती रहती है और इनके डेथ के उपरांत इनमें डिकम्पोज होता है अर्थात क्षरण होता है और क्षरण करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्षरण करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मृत जानवरों का वो भक्षण करते हैं और इनमें से जो कुछ तो खुद के लिए भोजन लेते हैं और जो बचा हुआ रहता है उनमें से 3 चीज वो पुनः से रिड्यूस करते हैं, गैसेस, मिनरल्स और वाटर। और ये जैसे ही रिड्यूस किए तो गैस जो होती है वो वायुमंडल में चली जाती है, मिनरल्स जो होते हैं वो भूमिमंडल में चले जाते हैं और वाटर जो होते हैं वो आ जाते हैं जलमंडल में आ जाते हैं। इस प्रकार से एक जीव से जो वातावरण में स्थापित हो वातावरण में सभी प्रकार के जैसे गैस है, मिनरल्स है, वाटर है वो पुनः अपने अपनी जगह में चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका ये चैन चलता रहता है। सूर्य के प्रकाश से पुनः ये प्लांट बनाएंगे, प्लांट बनाने के बाद इनमें प्रोड्यूसर इनका भक्षण करेगा, फिर कंज्यूमर्स इनके भक्षण करेंगे, फिर डिकम्पोजर्स इनका डिकम्पोज करेंगे और इस प्रकार से बने हुए गैस, मिनरल्स, वाटर को पुनः वातावरण में छोड़ देते हैं। इस प्रकार इनमें एक दूसरे से जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण के बीच संबंध बना रहता है और इसी प्रकार अपना पृथ्वी, वातावरण और जीव जंतु के बीच में संबंध बनाकर एक संतुलन को स्थापित करता है और ये चक्र, इकोसिस्टम का चक्र चलता रहता है। इसी चक्रण की प्रवृत्ति को ही इकोसिस्टम कहते हैं। सिस्टम को यदि अपन उदाहरण लेके समझे तो पॉन्ड इकोसिस्टम का उदाहरण सबसे अच्छा है। एक पॉन्ड में अगर अपन देखें, तालाब में देखें तो प्रोड्यूसर के लिए छोटे छोटे पौधे होते हैं और इन पौधों को खाने के लिए
छोटियाँ मछलियाँ होती हैं। ये छोटी मछलियाँ प्रोड्यूसर का भक्षण करती हैं और ये छोटी मछली प्राइमरी कंज्यूमर्स के रूप में होते हैं। और इनसे बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो इनको छोटी मछलियों का भक्षण करती हैं, अतः ये सेकेंडरी होते हैं कंज्यूमर्स। और भी बड़ी मछलियाँ या कहा जाए कि वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो भी इनका शिकार करते हैं। बड़े बड़े पक्षी होते हैं जैसे ईगल वगैरह, तो ये इनका भी भक्षण करते हैं। इस प्रकार ये टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं और इनके डेथ के बाद, मरने के बाद इन्हें डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये तालाब का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जो है वो एक छोटे एक्वेरियम में भी देखा जा सकता है और बड़े महासागर में भी देखा जा सकता है। थैंक यू।